हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त विशाल सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल जेके बुक्स रीडिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं चालुक्य वंश के बारे में। हम पढ़ें उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। चलिए पढ़ते हैं। चालुक्य वंश ईसा की 6वीं शताब्दी के मध्य से लेकर ईसा की 8वीं शताब्दी के मध्य तक दक्षिणापथ पर चालुक्य वंश का शासन था। इस पर चालुक्य वंश की जिस शाखा का आधिपत्य रहा उसका उत्कर्ष स्थल वादामी या वातापी माना जाता है। इसी कारण इन्हें वादामी के चालुक्य भी कहा जाता है। इन्हें पूर्वकालीन पश्चिमी चालुक्य भी कहा जाता है। उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ में वाकाटकों ने सातवाहनों पर विजय प्राप्त की और वाकाटकों के बाद बादामी के चालुक्य आए, जिन्होंने लगभग 200 वर्षों तक दक्षिण और दक्कन भारत में के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। हम लोग पढ़ते हैं कि जब गुप्तों का जो शासन था वो जब समाप्त हुआ 500 के बाद, ईसा की 5वीं सदी के बाद जब समाप्त हुआ तो बीच में 200 वर्षों का लगभग 200 वर्षों का गैप आ गया। और इस गैप में पहले सातवाहनों ने, वाकाटकों ने और कदम्बों ने, काफ़ी लोगों ने शासन किया। उसी में एक क्रम था, चालुक्यों ने भी शासन किया। चालुक्य एक समुद्री शक्ति थे और उन्होंने पश्चिमी दक्कन तक अपना राज्य बना लिया था, जिनकी राजधानी वादापी, आधुनिक बादामी, कर्नाटक में थी। और ये समुद्री शक्ति होने का एक कारण यह भी था इनके कि इनका जो क्षेत्र था वो समुद्र से लगा हुआ था और इन्हें अगर दूसरे राज्य पर आक्रमण करते तो समुद्र के माध्यम से आसानी रहती थी। जैसे कि अभी हम पढ़ेंगे आगे कि पुरी पर आक्रमण किया था पुलकेशन ने, और ये सब तो मतलब इनका समुद्री शक्ति होने का तो एक स्वाभाविक सी चीज़ थी। इस वंश की 2 अन्य शाखाएं भी थी जो स्वतंत्र रूप से शासन कर रही थी, वेंगी के पूर्वी चालुक्य और लता के चालुक्य। ये जो लता के चालुक्य हैं इनको ही कल्याणी के चालुक्य भी कहते हैं। कल्याणी के चालुक्य, अब आप लिख लीजिए क्योंकि पेन नहीं है मेरे पास, तो समझिए आप ऐसे ही। कल्याणी के चालुक्य, जो लता के चालुक्य थे उन्हें कल्याणी के चालुक्य भी कहा जाता है। पश्चिमी चालुक्यों ने ब्राह्मणवादी मूल के मानवाय गोत्र के हरित पुत्र होने का दावा किया। इन्होंने अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के कारण लिए ब्राह्मणवादी मूल के मानवाय गोत्र के हरित पुत्र होने का दावा किया। चालुक्य वंश का संस्थापक जो था पुलकेशन प्रथम था और इसके जो बाकी ऊपर के 2 शासक थे रणराग और जयसिंह, जिनका उल्लेख महाकूट अभिलेख में तो होता है परंतु उनके बारे में कोई साक्ष्य नहीं मिलते, इसलिए हम पुलकेशन को ही मान के चलते हैं। ये वातापी के चालुक्य शासक हैं, इनको आप देख लीजिएगा। हम अभी नहीं बताएंगे इनके बारे में, एक एक करके इनका पूरा सन और क्रम बताएंगे, तो यहाँ पे आप इन पर एक बार दृष्टि डाल लीजिए बस। चालुक्य वंश के इतिहास को जानने के साधन। बादामी के चालुक्य वंश के इतिहास को जानने के सबसे प्रामाणिक साधन अभिलेख ही हैं। इनमें महत्वपूर्ण, सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुलकेशन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख है। ये जो ऐहोल अभिलेख था ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी रचना जो थी वो रविकीर्ति द्वारा की गई थी। रविकीर्ति एक संस्कृत का एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति था इनके समय का। इसका जो समय हो शक संवत के हिसाब से 556 ईस्वी 556 था, अर्थात 634 ईस्वी की तिथि जो है वो अंकित की गई। ऐहोल अभिलेख कर्नाटक प्रांत के बीजापुर जिले में है। यह याद रखना, अभी कभी कभी पीटी में क्वेश्चन पूछ देते हैं कि जो ऐहोल अभिलेख है वो कहाँ है, तो बीजापुर जिले में है, कर्नाटक राज्य में। यह प्रशस्त लेख है, यह एक प्रशस्त लेख। अभी पूछ देते हैं कि किस प्रकार का लेख है, तो यह एक प्रशस्त लेख है और इसकी भाषा जो है वो संस्कृत है। तथा लिपि जो है, लिपि बहुत महत्वपूर्ण रहती है कि ब्राह्मी है लेकिन वो दक्षिणी ब्राह्मी है। यद्यपि इसमें मुख्य रूप से पुलकेशन द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन है, परंतु उसके पहले का चालुक्य इतिहास तथा, चलिए यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, पुलकेशन होगा, ध्यान रखिए। पुलकेशन के समकालीन जाट, मालवा, गुर्जर आदि के विषय में जानकारी मिलती है। अब जब एक राजा अपने समय का लेख लिखवाता था तो जहाँ पर विजय प्राप्त की, कैसे राज्य थे, उनके बारे में भी जानकारी हमें मिल ही जाती है। हर्षवर्धन के साथ पुलकेशन द्वितीय का युद्ध उल्लेख इसी अभिलेख में किया गया है। इस अभिलेख में पुलकेशन ने हर्ष को
पराजित किया तथा उसने जब हर्ष को पराजित किया तो परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। यह इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, यह याद रखना। साहित्य की दृष्टि से भी इसका महत्व है। इसकी रचना कालिदास तथा भारव की काव्य शैली पर की गई थी और ये कालिदास और भारव संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। प्रशस्ति के अंत में लेखक ने यह दावा किया है, जो इनके लेखक थे रवि कीर्ति, उन्होंने यह दावा किया है कि उसने इसे लिखकर कालिदास तथा भारवी के समान यश प्राप्त किया है। मतलब अब आप सोच सकते हैं कि ये जो कितना उत्कृष्ट लेख रहा होगा कि उसने इसे लिखकर कालिदास और भारवी जो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे उनके समान यश प्राप्त कर लिया। एहोल के अतिरिक्त कुछ और भी अभिलेख मिलते हैं जो चालुक्यों के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। चलिए उनको भी देख लेते हैं। वादामी का शिलालेख। वादामी का शिलालेख जो है वो एक किले के भीतर एक शिलाखंड पर गुदा हुआ है। इसकी खोज ब्रिटिश काल में हुई थी 1941 में। इस पर जो शक संवत में डेट है वो 465 है और जो ईस्वी की डेट है वो 543 है। 543 ईस्वी में इसमें बल्लभेश्वर नामक एक शासक का उल्लेख मिलता है जिसने बादामी के किले का निर्माण कराया था तथा अश्वमेध यज्ञ की थी। तो ये बात इम्पॉर्टेंट है कि अश्वमेध यज्ञ जो है वो पुलकेशन प्रथम ने की थी और जब साक्ष्य मिलता है तो पुलकेशन प्रथम को ही बल्लभेश्वर माना जाता है। महाकूट अभिलेख, यह इम्पॉर्टेंट है। यह स्थान बीजापुर जिले में स्थित है। इस लेख में 602 ईस्वी की तिथि अंकित है। इसमें चालुक्य वंश की प्रशंसा की गई है तथा उसके शासकों की बुद्धि, बल, साहस, दानशीलता का उल्लेख हुआ है। इसमें मूलतः जो है कीर्तिवर्मन की विधियों का या विजयों का, सही गलत है, विजयों का वर्णन प्राप्त होता है। चालुक्य नरेशों के वंश का कोई अभिलेख ऐसा नहीं है कि उसकी जाति को लेकर कोई एक मत मिले। मतलब उनकी जाति को लेकर ना किसी अभिलेख में लिखा है ना किसी इतिहासकारों का एक मत है, तो उनकी जाति को लेकर संशय है। चलिए उसमें हम नहीं पढ़ेंगे। पुलकेशन प्रथम, इनके जो संस्थापक शासक माना जाता है वो पुलकेशन प्रथम को माना जाता है। इसका शासनकाल 550 से 566 ईस्वी के मध्य। बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशन प्रथम माना गया है। महाकूट अभिलेख से उसके पूर्व 2 शासक जयसिंह एवं रणराग के नाम मिलते हैं, परंतु उसके शासनकाल के विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह कदम वंश की अधीनता में वादामी में शासन कर रहे थे। हो सकता है जो जयसिंह और रणराग रहे हों शासक, वो रहे हों इस वंश के, लेकिन वो स्वतंत्र शासक तो नहीं थे, तो इसलिए हम पुलकेशन को ही इसका स्वतंत्र शासक मानेंगे। जयसिंह, इसमें लिखा है कि जयसिंह की किसी भी उपलब्धि का लेख नहीं है, किंतु उसके बाद में लिखा गया उसका विवरण मिलता है। जैसे जगदेक मल्ल के दौलताबाद लेख के अनुसार जयसिंह ने कदम वंश के शौर्य का अंत किया। फिर से मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पुलकेशन होगा। चलिए आप इसको सुधार लीजिएगा कि पुलकेशन ने बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए और उसने अपनी राजधानी वातापी को बनाया। चलिए मिसप्रिंट पर हम अगली बार ध्यान देंगे। कीर्तिवर्मन प्रथम, पुलकेशन प्रथम के पश्चात उसका जो पुत्र था वो कीर्तिवर्मन प्रथम गद्दी पर बैठा। यह 567 से 598 ईस्वी तक जो था उसने शासन किया। पुलकेशन या उसकी उपाधियों से पता चलता था कि यह एक विजेता शासक था, मतलब एक बड़ा शासक था। इसने कोंकण के मौर्य शासकों को, वैजंती के कदम्ब शासकों को तथा बल्लारी के नलों को पराजित किया। इसने सत्याश्रय एवं पृथ्वी वल्लभ की उपाधि धारण की। उपाधियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन पर हम लोगों को ध्यान भी देना पड़ेगा कि जैसे पुलकेशन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि धारण की, इसने सत्याश्रय एवं पृथ्वी वल्लभ की उपाधि धारण की, आगे भी पढ़ेंगे। महाकूट अभिलेख से इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वातापी के चालुक्यों का यह प्रथम निर्माता शासक माना जाता है। मतलब ये जो था शासक है बहुत एक निर्माता शासक के रूप में इसका उल्लेख होता है। कीर्तिवर्मन की मृत्यु के समय उसके तीनों पुत्र नाबालिग थे। उसके जो 3 पुत्र थे वो नाबालिग थे, इसलिए उसका भाई मंगलेश राजगद्दी पर बैठा। इसलिए मंगलेश जो था इसका भाई था। यह भी एक विजेता शासक था। इसने कलचुरी के गंग शासकों को पराजित किया और इसके बारे में यह महत्वपूर्ण है कि वैष्णव धर्म का अनुयायी था यह। इसने परम भागवत की उपाधि धारण की। अब देखिए हम बता रहे उपाधियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं
और उपाधियों में जैसे अभी ऊपर हमने पढ़ा सत्याश्रय एवं पृथ्वी वल्लभ जो थी वो कीर्तिवर्मन प्रथम की थी। परम भागवत मंगलेश ने धारण की, तो ये ध्यान रखना। इसने बादामी के गुहा मंदिरों का निर्माण करवाया, बादामी के जो गुहा मंदिर थे उनका निर्माण कराया, और इनकी जो निर्माण इसने पूर्ण कराया, परंतु इसकी शुरुआत जो थी वो कीर्तिवर्मन ने प्रारंभ की थी। मंगलेश ने कदम्बों को हराया। ऐहोल अभिलेख से पता चलता है कि मंगलेश जो अपने बेटे को राजा बनाना चाहता था, तब कीर्तिवर्मन प्रथम के पुत्र पुलकेशन द्वितीय ने न केवल इससे राज्य छीना बल्कि इसे मौत के घाट भी उतार दिया। मतलब पुलकेशन द्वितीय ने अपने चाचा और अपने भाइयों, चचेरे भाइयों की हत्या की और बाद में राजा बना। पुलकेशन द्वितीय जो था, इसका समय जो था वो 610 ईस्वी से 642 ईस्वी के मध्य था, और ये एक सबसे प्रभावशाली समय माना जाता है इनके राज्य का। यह एक बहुत ही विजेता शासक था। यह अपने राजवंश का सबसे प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली शासक था। इसने अपने चाचा मंगलेश तथा उसके पुत्रों की हत्या कर राजगद्दी हासिल की। उसके दरबार में रविकीर्ति, मतलब रविकीर्ति वही जिसने ऐहोल अभिलेख लिखा, नाम के विद्वान रहते थे, जो संस्कृत भाषा के विद्वान थे। इनके द्वारा संस्कृत भाषा में यह उल्लेख किया गया कि पुलकेशन द्वितीय की विजयों की जानकारी, जो इसने जो संस्कृत भाषा में उल्लेख किया उसमें पुलकेशन द्वितीय के विजयों की जानकारी प्राप्त होती है। हर्ष से पुलकेशन द्वितीय का युद्ध यमुना नदी के तट पर, कहीं कि नर्मदा भी लिखा है, इस पर डाउट है, आप चेक कर लीजिएगा। युद्ध हुआ, इसमें पुलकेशन द्वितीय विजयी हुआ, और इस विजय के बाद उसने परमेश्वर की उपाधि धारण की। अभी मैंने कहा उपाधियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राचीन काल में ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा कुछ, कौन शासक संस्थापक कौन था और ये था, लेकिन प्रीलिम्स के बेस से अगर देखा जाए तो उपाधियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसने पुलकेशन को हराने के बाद परमेश्वर की उपाधि धारण की। अजंता की जो गुफा है, गुफा नंबर 1 और गुफा नंबर 2, पुलकेशन मतलब इसमें पुलकेशन द्वितीय को ईरानी दूतों का स्वागत करते हुए दिखाया गया है। इससे यह पता चलता है कि वह उसकी जो विदेश नीति थी उसमें ईरानियों के साथ उसके संबंध थे। इसने कांची के पल्लवों को पराजित कर उनसे वेंगी का क्षेत्र ले लिया। उस समय पल्लव शासक महेंद्र वर्मन था। वेंगी का क्षेत्र इसने अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन को दे दिया। इतिहास में इन्हीं को वेंगी के चालुक्य कहा जाता है। हुएनसांग ने भी इस वंश की जानकारी दी, क्योंकि हुएनसांग हर्षवर्धन के समय में, तो हर्षवर्धन का इनसे युद्ध हुआ था, तो हुएनसांग इनके समय में था। इसने पुनः पल्लवों पर आक्रमण किया। उसने सोचा कि पल्लवों को चलो पूरी तरीके समाप्त करें। उस वक्त पल्लव शासक जो था वो नरसिंह वर्मन प्रथम था, ये महेंद्र वर्मन का पुत्र था। इस युद्ध में लंका नरेश मानव वर्मन ने नरसिंह वर्मन प्रथम का साथ दिया। नरसिंह वर्मन ने चालुक्य सेना को पराजित किया। यहाँ पर पुलकेशन द्वितीय की पराजय हुई। इस प्रकार अपनी सफलता से प्रेरित होकर नरसिंह वर्मन बादामी तक पहुँच गया। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि नरसिंह वर्मन ने बादामी को जीत लिया और पुलकेशन द्वितीय नरसिंह वर्मन से युद्ध करते हुए मारा गया। बादामी की विजय नरसिंह वर्मन की उपाधि वातापी कोंड से पता चलती है। मतलब बादामी की जो विजय थी वो उसके बाद उसने वातापी कोंड की उपाधि धारण की, तो इसका मतलब ये है कि उसने बादामी को जीता था संभवतः, जो बादामी के से प्राप्त एक शिलालेख पर लिखा हुआ था। यह शिलालेख मल्लिकार्जुन देव के एक मंदिर से प्राप्त हुआ है। पुलकेशन द्वितीय ने आक्रमण की नीति का अनुसरण करते हुए कदम्बों की राजधानी वनावसी पर आक्रमण कर विजय पाई। गंग शासक ने पुलकेशन द्वितीय की मित्रता स्वीकार की। इसके पश्चात पुलकेशन ने कोंकण के मौर्यों के विरुद्ध अपनी सेना भेज दी, जिसने बिना किसी कठिनाई के मौर्यों पर विजय पा ली। फिर उसने विशाल नौसेना द्वारा पुरी पर आक्रमण किया और उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। अभी पहले ही बताया जा चुका है कि इनकी जो नौसेना थी वो बहुत ही ताकतवर थी। चलिए अगले शासक के बारे में पढ़ते हैं। विक्रमादित्य प्रथम, ये जो था ये पुलकेशन द्वितीय का पुत्र था, जो लगभग 554-55 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। सन को लेकर 1-2 साल का गैप अंतर हो सकता है, क्योंकि प्राचीन काल में जो सन है उनका कोई एग्जैक्ट डेट और सन क्लियर नहीं होती थी, क्योंकि ये जो अभिलेखों से प्राप्त होते थे और अभिलेखों में कुछ निश्चित नहीं होता था। इसलिए सन को लेकर आप चिंतित मत होइएगा, इतना थोड़ा बहुत चलता रहेगा। इतिहासकारों के अनुसार पुलकेशन फिर हो गया पुलकेशन की मृत्यु के पश्चात अमर और आदित्य वर्मन ने राज्य किया। फिर विक्रमादित्य प्रथम राजा बना। फ्लीट के अनुसार येवूर अभिलेख में जिन अमर और आदित्य
फ्लीट जो था इतिहासकार, उसके अनुसार अमर और आदित्य का जो उल्लेख मिलता है वह चालुक्य वंश के राजा नहीं थे हैं। वस्तुतः वो 3 राज्यों में से थे जिन्होंने पुलकेशन की मृत्यु के साथ सत्ता हथिया ली थी, और विक्रमादित्य द्वारा जिनकी पराजय का उल्लेख इस अभिलेख में मिलता है। यह भी एक शक्तिशाली विजेता शासक था। इसने चेर, पांड्य, पल्लव शासकों को पराजित किया। चोल, पांड्य, पल्लव शासकों को पराजित किया। उसने दावा किया था कि यह 3 समुद्रों की भूमि का सम्राट है। 3 समुद्रों के बारे में उसका उल्लेख किया था कि अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी। 3 समुद्रों, वैसे समुद्रों के बारे में एक और कथन है, हाँ ये देखो आ गया कि सातवाहन वंश के शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में कहा गया है कि उसका घोड़ा जो था वो 3 समुद्रों का पानी पीता। तो वही 3 समुद्र जो भी हमने पढ़े, ये अरब सागर, हिंद महासागर एवं बंगाल की खाड़ी। चलिए आगे देखते हैं। विक्रमादित्य प्रथम ने राजमल्ल की उपाधि धारण की, अर्थात मल्लों एवं पल्लवों के सम्राट की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य अपने भाई जयसिंह वर्मा को लाट का गवर्नर बना दिया, जो विक्रमादित्य के राज्यकाल में ही गुजरात की चालुक्य शाखा का संस्थापक बना। इसे ही गुजरात के चालुक्य या कल्याणी के चालुक्य भी कहते हैं। आगे इनके बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। विनयादित्य प्रथम 680 से 696 ईस्वी में तक यह राजा रहा। इसके अभिलेख से यह पता चलता है कि विक्रमादित्य प्रथम की कांची विजय स्थायी नहीं थी। मतलब विक्रमादित्य ने जो कांची पर विजय पाई थी वह स्थायी नहीं थी। इसलिए संभवतः विनयादित्य ने अपने पिता के राज्यकाल में ही पिता की सेना के अध्यक्ष के रूप में पल्लवों पर आक्रमण कर उन्हें पराजित किया। कमांडर के रूप में उन्होंने पल्लवों को पूरी तरीके से पराजित किया। विनयादित्य का 692 ईस्वी का एक अभिलेख मिलता है, जो बेटे विजयादित्य के कहने पर लिखवाया गया था। इससे यह पता चलता है कि 692 ईस्वी तक विनयादित्य अवश्य ही शासक था। उसने अपने प्रिय बेटे विजयादित्य को अपना युवराज घोषित कर दिया था। 687 ईस्वी के जेजुरी ताम्रपत्र के अनुसार विनयादित्य ने पल्लवों, कलभ्रों एवं चोलों को अपने राज्यकाल के 14वें एवं 11वें वर्ष में पराजित किया। येवूर अभिलेख में विक्रमादित्य के पुत्र युद्धमल्ल का उल्लेख है। संभवतः यह युद्धमल्ल विनयादित्य ही है। विनयादित्य द्वारा एक अन्य अभिलेख 694-95 ईस्वी में लिखवाया गया, उसके राज्य के 14वें वर्ष में लिखवाया गया। विनयादित्य द्वारा प्राप्त किसी सफलता के उपलक्ष्य में लिखवाया गया, जबकि वह कंजपुत्र हरेशपुर के निकट ठहरा हुआ था। इसी अभिलेख की 21वीं पंक्ति के द्वारा विनयादित्य द्वारा पराजित हैहयों का वर्णन भी है। इसकी जो अभिलेख है इसमें जो 21वीं पंक्ति है उसमें विनयादित्य द्वारा हैहयों पर विजय का भी उल्लेख मिलता है। चलिए कहाँ चले गए भाई। विजयादित्य, इसने 37 वर्षों तक लगभग शासन किया, और इसका जो शासन काल था वो समृद्धि के रूप में, कला के रूप में, मंदिर निर्माण के रूप में बहुत ही उत्कृष्ट समय इसका माना जाता है। ज़्यादा युद्ध गतिविधियों में तो खैर उसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त होती नहीं है, परंतु उसके बारे में यह तो जानकारी मिलती है कि उसने अपने साम्राज्य में संस्कृत एवं कला का अच्छा खासा विस्तार किया था। एक युद्ध का उल्लेख मिलता है कि उसने वीर पुरुषों से युद्ध करते हुए 4 प्रदेशों पर विजय प्राप्त की। अब ये 4 प्रदेश कौन से हैं, इनका उल्लेख नहीं मिलता है। बार बार हट रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। चलिए विक्रमादित्य द्वितीय के बारे में देख लेते हैं। विक्रमादित्य द्वितीय 733 से 743 10 वर्षों तक यह राजा रहा। इसके क्षेत्र में दक्कन में अरबों का आक्रमण हुआ। विक्रमादित्य प्रथम के भाई जयसिंह वर्मा जिनको कल्याणी का क्षेत्र गुजरात वाला दे दिया था, उनके बेटे पुलकेशी ने उन्हें रोका, जिससे प्रसन्न होकर विक्रमादित्य द्वितीय ने उसे अवनी, जानाश्रय, पृथ्वी के लोगों के शरणदाता की उपाधि दी। इसने पल्लव नरेश नंदीवर्मन द्वितीय को पराजित कर कांची कोंड की उपाधि धारण की। उपाधियां जरूर ध्यान रखिएगा, कांची कोंड की उपाधि धारण की इसने। इसका विवाह हैहय वंश की राजकुमारी लोक महादेवी, लोक नहीं होगा यहाँ पे लोक होगा, लोक महादेवी और
त्रिलोक महादेवी के साथ हुआ। जब विक्रमादित्य द्वितीय ने कांची पर विजय प्राप्त की थी तो लोक महादेवी ने लोकेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। वर्तमान में लोकेश्वर मंदिर का जो नाम है वो विरूपाक्ष मंदिर के नाम से जाना जाता है। और त्रिलोक महादेवी जो थी, इन्होंने त्रिलोकेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया था। उसने कैलाश मंदिर के एक स्तंभ पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में एक लेख लिखवाया। पट्टदकल अभिलेख में विक्रमादित्य को युधिष्ठिर, वासुदेव और परशुराम के समान कहा गया। ये इंपॉर्टेंट है कि पट्टदकल अभिलेख में विक्रमादित्य को युधिष्ठिर, वासुदेव और परशुराम के समान कहा गया है। कीर्तिवर्मन जो द्वितीय था, इनके वंश का अंतिम शासक, वह त्रिलोक महादेवी का ही पुत्र था। चलिए कीर्तिवर्मन द्वितीय के बारे में देख लेते हैं। इनके बारे में ज़्यादा जानने के लिए कुछ है नहीं, तो थोड़ा बहुत है, देख लेते हैं। इनकी उपाधियां जो है, उन्होंने काफ़ी उपाधियां धारण की थी। ये 743 से 757 तक जो शासक रहे, 14 वर्षों तक लगभग। इनकी उपाधियां जो थी वो थी सार्वभौम, लक्ष्मी, पृथ्वी का प्रिय, राजाओं का प्रिय तथा महाराज। और यह बादामी चालुक्यों का अंतिम शासक था। और इसकी जो हत्या थी, इनके सामंत थे दंतदुर्ग, उन्होंने इनकी हत्या कर दी तथा अपने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। चलिए आज ये वीडियो समाप्त हुआ। कल हम वेंगी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्यों के बारे में चर्चा करेंगे। और आप सभी से निवेदन है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।